Hello students, this lecture is about your chapter 1 of class 11th economic subject and आपके पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इससे पहले के लेक्चर में मैंने और भी बेसिक्स जो आपके टर्म हैं आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो डिस्कस किया है। आप मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला आपका टॉपिक है विच इज़ योर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में आपके 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखी जाती है और इकोनॉमी क्या होती है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किया है। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आपकी 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो की जाती है। सबसे पहला आपका इकोनॉमी है विच इज़ योर कैपिटलिस्टिक या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द थर्ड विच इज़ वेरी ऑब्वियस इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या क्या फ़ीचर्स हैं और सोशलिस्ट इकोनॉमी के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अदरवाइज़ हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम अदरवाइज़ प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी। ओके, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? ये ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर जितने भी मटेरियल्स हैं या फिर रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज या मटेरियल्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स का बहुत ज़्यादा पावर होता है और वो सारे के सारे रिसोर्सेज और आपके जितने भी मटेरियल हैं आपके कंट्री में अवेलेबल उनके सबके ऊपर कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं दैट आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सेकेंड, आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यू कैन से सिंस यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचते हैं। तो वी कैन से कि यहाँ पर जो इंटेंशन है, ऑब्जेक्टिव है, दैट ऑब्जेक्टिव इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, यहाँ पर लोगों के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जानें तो इट इज़ कि सिंस यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं देखा जाता है क्योंकि सारे रिसोर्सेज जो हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एक इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आते होंगे वो सारे के सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व किया जाता है। तो आई एम राइटिंग हियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं वो सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्राइस मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है और एंड दिस प्राइस मैकेनिज्म इज़ नथिंग बट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में सारे के सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। अब डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है ये हम आगे के चैप्टर्स में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन से ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसके एग्जांपल्स में आपका आ जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसके एग्जांपल में है ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा। यू कैन ऑल्सो एड अप स्विट्ज़रलैंड एंड अदर फ्यू कंट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारी कंट्रीज़ में कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इम्प्लीमेंटेड है। नेक्स्ट है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है आपके कैपिटलिस्ट से। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी होता है उसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी है।
क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑल द मटेरियल्स, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, वेयर एज इन सोशलिस्ट इकोनॉमी जितने भी आपके मटेरियल्स हैं, ऑल द मटेरियल्स और वी कैन से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन are owned by government, इन सभी को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और ये गवर्नमेंट के ही अंडर में होते हैं. सो इन केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी जितने भी मटेरियल्स हैं या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, उन सबको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट के अंडर में होता है. और सिंस यहाँ पर सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो गवर्नमेंट का जनरली थिंकिंग क्या होता है, सोशल वेलफेयर. गवर्नमेंट चाहता है कि लोगों की भलाई हो, लोग अच्छे से हमारी कंट्री में रहें. ठीक है, सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी. साथ ही साथ हमने यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, है ना, थ्रू प्राइस मैकेनिज्म. प्राइस मैकेनिज्म मीन्स डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को देखा जाता है. लेकिन आप अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखें तो यहाँ पर डायरेक्शन एज पर डायरेक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, एज पर डायरेक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन. तो इन केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जैसे कि कैपिटलिस्ट में प्रॉब्लम्स जो है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व किया जाता है, वेयर एज इन सोशलिस्ट इकोनॉमी आपके जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये लुक अप टू प्लानिंग कमीशन. एक कमीशन बिठाई जाती है, प्लानिंग कमीशन, और वो डिसाइड करता है कि आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिया जाए. तो ये प्लानिंग कमीशन तो आप इंडिया में भी देख सकते हैं. इंडिया में किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक कमीशन सेटअप किया जाता है और वो सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके फाइनली आपको सोल्यूशन देता है, बताता है कि आपको आपकी इकोनॉमी को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम. ओके, तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ऑफ योर सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो इसके फेमस एग्जाम्पल्स हैं आपके नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा. ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. अब आते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी में. ठीक है, तो वेरी सिंपल टू से कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ बोथ द इकोनॉमीज. ठीक है, अब ये मिक्सचर जो है वो कितनी मात्रा में होगा दैट यू कांट से. ओके, तो यू कैन से कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है इट्स द मिक्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. ओके, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जिस इकोनॉमी में होते हैं उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है. विदाउट एनी डाउट यू कैन से इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, तो जहाँ पर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी कुछ कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं, सोशलिस्ट के भी यूज़ करते हैं, और इसको मिलाकर जो मिक्स्ड आपका इकोनॉमी बनता है दैट इज़ योर मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी. जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कंट्री में हम प्लानिंग कमीशन को भी इम्प्लीमेंट करते हैं. हम यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई है उसको यूज़ करके भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. साथ ही साथ जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं आपके, ये सारे के सारे ना तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ना ही ये पूरे के पूरे प्राइवेट ओन्ड हैं. ठीक है, तो ये एक आपका बेस्ट एग्जांपल है. आप अपनी कंट्री को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे ये मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी होती है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. अब हम आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक में विच स्कैरसिटी क्या होती है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम देखेंगे. तो व्हाट इज स्कैरसिटी? स्कैरसिटी इज नथिंग बट अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, स्कैरसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मीन्स शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कोई भी रिसोर्सेज की कमी है,
ठीक है। शॉर्ट सप्लाई है, मतलब हम जितना डिमांड कर रहे हैं उतना नहीं है। शॉर्ट सप्लाई मीन्स इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट अप टू द लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, है ना। तो शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इन, यू कैन से, इन रिलेशन टू द डिमांड। जितना डिमांड है उसके रिलेशन में आपकी सप्लाई नहीं है, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड अ स्कैरसिटी। उस चीज़ को हम स्कैरसिटी बोलते हैं, जहाँ पर आप सपोज 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे हो, लेकिन आप सप्लाई जो है सिर्फ 3 यूनिट्स का है, तो यहाँ पर 7 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। दिस इज स्कैरसिटी। सभी चाहते हैं कि सभी को जो है डायमंड मिल जाए, लेकिन आपके पास में सप्लाई क्या है, इट इज़ वेरी शॉर्ट। सप्लाई जो है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्कैरसिटी का आपका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तो इकोनॉमिक्स आपकी पूरी की पूरी स्कैरसिटी के कॉन्सेप्ट में घूमती है, और यही आपका बेसिक प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी जो है, कोई भी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो सकती, और इकोनॉमिक को बेटर बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। और स्कैरसिटी इकोनॉमी के लिए क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स विच द सोसाइटी नीड्स, है ना। सोसाइटी जो है, सोसाइटी की जितनी भी ज़रूरतें हैं, इकोनॉमी हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए आपके लिए स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर मैं 3 चीज़ों में, 3 कैटेगरीज़ में स्कैरसिटी को डिवाइड करूँगी, तो आपको आई थिंक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट इज स्कैरसिटी। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी चीज़ का या तो ग्रेटर स्कैरसिटी होगा, मीन्स स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कमी है उस चीज़ की, या तो फिर लेसर स्कैरसिटी होगी, मीन्स स्कैर्स है बट इतना भी ज़्यादा स्कैर्स नहीं है कि वो चीज़ मिल ना पाए, या तो फिर नो स्कैरसिटी होगी, विच मीन्स कि आपको एबिडेंटली अवेलेबल है आपके एनवायरनमेंट में और आपको ईजिली वो चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर ग्रेटर स्कैरसिटी होगी, जहाँ पर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर वो चीज़ मिल ही नहीं सकती, ठीक है, या फिर मिलती है तो बहुत मुश्किल से, या बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, बहुत चंद उपलब्ध है, तो उस जगह में जहाँ पर ग्रेटर स्कैरसिटी होती है वहाँ पर उस चीज़ का दाम जो है बढ़ जाता है, मीन्स हायर प्राइसेस। ग्रेटर स्कैरसिटी मीन्स हायर प्राइसेस, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल आप देखें तो जैसे पेट्रोल भी हमारे पास में लिमिटेड अवेलेबल है, या फिर आप बेस्ट एग्जाम्पल ले लो डायमंड्स का। डायमंड्स जो है काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए डायमंड को बहुत ही कीमती और उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है आपका लेसर स्कैरसिटी। लेसर स्कैरसिटी मीन्स क्या है कि स्कैर्स है बट बहुत ज़्यादा स्कैर्स नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के जो प्राइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन कुछ आपको खर्च करना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होता है इन चीज़ों का, बट आपको कुछ स्पेंड करना पड़ता है इन चीज़ों को खरीदने के लिए। तो लेसर स्कैरसिटी मीन्स लेसर प्राइजेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है। पानी के लिए आप बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते क्योंकि इसकी स्कैरसिटी भी कम है, अवेलेबल है, बट मे भी हो सकता है कि आने वाले सालों में ये अवेलेबल ना हो, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल है और उस पानी को ख़रीदने के लिए हमें पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़े बहुत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नो स्कैरसिटी। जहाँ पर नो स्कैरसिटी की बात आती है वहाँ पर आपको कोई भी प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी अवेलेबल टू यू इन फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल एयर वी ब्रीथ, ठीक है। आप क्या ऑक्सीजन लेने के लिए पैसे पे करते हो क्या? नहीं करते, क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये एबेंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। जब ये एबेंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होगा तब आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास में ये अवेलेबल है तो आपको इसके लिए पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, आई थिंक स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जितना ज़्यादा स्कैर्स उतना ज़्यादा प्राइस, जितना कम स्कैर्स उतना कम प्राइस। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक में, जो कि आपका तीसरा टॉपिक है, विच इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स के ऊपर हम आते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में ले चलूँ जहाँ पर हमने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में डिस्कस किया था, और उसके हमने 3 रीजंस देखे थे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती हैं, किस वजहों से होती हैं। तो हमने उसमें डिस्कस किया कि ह्यूमन वांट्स बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हैं,
ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो अब हम जब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी यूज देख रहे हैं तो ये भी आपके प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स वैसे देखा जाए तो आपके इकोनॉमी में काफ़ी सारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे मैं 2-3 आपको यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, जैसे प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मेनली आपके इकोनॉमी में बहुत सारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और ये सभी जितने भी प्रॉब्लम हैं आपके सेंट्रल प्रॉब्लम्स, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस। ठीक है, और इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप उसमें से किसको चूज़ करो, इसलिए आपके सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी आती है। तो अगर हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है इस चीज़ को डिफाइन करें तो इट इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस among alternative uses of resources is basically a central problem of economy. Okay, तो यहाँ पर आपके जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बोला, दे आर न्यूमरस। तो बेसिकली ये 3 आप सेंट्रल प्रॉब्लम में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 आपके सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अगर लिस्ट किया जाए तो ये 3 है, लेकिन आपको सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही के बारे में पढ़ना है, विच इज़ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिर्फ आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को ही देखना है, बाकी दोनों आपके लिए इररिलेवेंट है, आपको पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी विच इज़ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सो देयर आर 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी फॉर इन केस ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो व्हाट आर दे आर what to produce, बहुत ही सिंपल है इसको याद रखना, what to produce, how to produce and for whom to produce। ठीक है, ये 3 बेसिक आपके प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, तो अब हम इसको एक एक करके देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें और इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपका जो टॉपिक है विच इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके क्वेश्चन से ही काफ़ी क्लियर है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या हम किस चीज़ का हमें उत्पादन करना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में ये क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोड्यूस करें। तो गवर्नमेंट के पास में ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। अब गवर्नमेंट जो है हमारे घर के जैसा तो सोचेगी नहीं कि हमारे पास में एक किलो बेसन है तो उससे हम क्या बनाएं, उससे हम आपकी पसंदीदा डिश बना लें या आपके भाई की पसंदीदा डिश बना लें या फिर किसी और की। तो आपके पास में वो छोटे दर पर अगर हम सोचें तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास में, लेकिन यहाँ पर हम इकोनॉमी के सेंस में सोच रहे हैं। तो इकोनॉमी के पास में मेजर कैटेगरी में अगर आप डिवाइड करें तो 3 टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करने के ऑप्शन होते हैं, विच इज़ कैपिटल गुड्स, सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर गुड्स, और तीसरा है आपका जिसको आप मिलिट्री गुड्स भी बोल सकते हैं या फिर डिफेंस गुड्स। मिलिट्री और डिफेंस गुड्स दोनों नाम से आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 गुड्स प्रोड्यूस करने के ऑप्शन हैं आपके इकोनॉमी के पास में। तो आप पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट आर दे। ओके, तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जिसको कि हम किसी और चीज़ के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मशीनरी होती है, बड़ी बड़ी मशीन होती है, मशीनरी। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल डालते हैं और उससे हम आउटपुट निकालते हैं जो कि फिनिश्ड फॉर्म में होता है। तो बिग मशीनरी वो क्या है, मशीनरी यूज़ किया जाता है मीन्स रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में
चेंज करने के लिए या फिर किसी और चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो सामान का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब इसमें मशीनरी एग्जाम्पल ले सकते हो, टूल्स का भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये है आपका कैपिटल गुड। नेक्स्ट कैटेगरी है आपका कंज्यूमर गुड्स का। तो कंज्यूमर गुड्स क्या है, इसके नाम से ही क्लियर है, जो भी कंज्यूमर को चाहिए होता है अपने डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए। अब कंज्यूमर गुड्स में यहाँ पर आप लग्जूरियस गुड्स ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हो, बट देयर इज़ नो नीड, कंज्यूमर गुड को आप ऑल टुगेदर ले सकते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपको डेली लाइफ में क्या चाहिए होता है, यू वांट क्लोथ्स, यू वांट वीट टू ईट, है ना, यू वांट शूज़, या फिर आपको शुगर चाहिए। ठीक है, ये सारे क्या है, कंज्यूमर गुड्स हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है कंज्यूमर गुड्स का, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो भी आप अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर मिलिट्री और डिफेंस गुड्स। ठीक है, मिलिट्री और डिफेंस गुड्स क्या है, किसी भी एक इकोनॉमी के लिए ये काफ़ी नहीं है कि वो सामान बनाए और लोगों को वो सामान प्रोवाइड करे, उसके लिए डिफेंस और मिलिट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपकी बाउंड्रीज सुरक्षित नहीं है, आपकी जो टेरिटरी है, आपकी कंट्री की जो बाउंड्रीज है वो सुरक्षित नहीं है, तो आपके लोग भी सेफ फील नहीं करेंगे, है ना। तो दैट इज़ वाई एक इकोनॉमी को मिलिट्री गुड्स प्रोड्यूस करने के बारे में भी सोचना पड़ता है। और मिलिट्री गुड्स क्या हो जाएंगे, गन है, या फिर बॉम्ब आप बना रहे हो, या फिर आप बड़े बड़े टैंक्स बनवा रहे हो, या फिर मिलिट्री में जो भी सामान यूज़ किया जाता है, बुलडोज़र, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ इन्वॉल्व होंगी आपके डिफेंस गुड्स में। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस का। अब हमें पता चल गया है कि इकोनॉमी के पास क्या ऑप्शन है कि वो क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपको ये नहीं पूछा गया है कि आप जो है क्या ऑप्शंस हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इकोनॉमी किस हिसाब से डिसाइड करे कि उनको कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कंज्यूमर करने हैं, या मिलिट्री गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो उसका सिंपल सा सल्यूशन ये है, किस प्रिंसिपल पर ये डिसाइड किया जाता है कि इन तीनों में से कौन सा गुड्स प्रोड्यूस किया जाए। तो इसका सिंपल आंसर आपका होगा, जिससे भी मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी मिले, मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी टू द सोसाइटी। ठीक है, अब जिस गुड्स को प्रोड्यूस करके सोसाइटी को सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है, मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा, एग्रीगेट मीन्स ऑल टुगेदर, सबको टोटल करके, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन सोसाइटी को। ठीक है, तो सिंपली इट मीन्स कि जिस भी गुड्स को प्रोड्यूस करके, जिस भी गुड्स या जिस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करके सोसाइटी को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हमें उस गुड्स को बनाना है। तो ये इसका एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है जिसके थ्रू व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर इकोनॉमी लेती है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स सामान बनाने के लिए आप कैपिटल गुड्स ही मैन्युफैक्चर करोगे तो उससे आपके सोसाइटी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। कैपिटल गुड्स भी चाहिए, साथ ही साथ आपको कंज्यूमर गुड्स चाहिए क्योंकि उससे लोगों की लिविंग चलेगी, साथ ही साथ आपको डिफेंस गुड्स भी चाहिए क्योंकि जब तक आपकी कंट्री सुरक्षित नहीं होगी आपके लोग सुरक्षित नहीं फील करेंगे, तो वो भी एक लोगों को सेटिस्फैक्शन देता है, उसकी सोसाइटी को सेटिस्फैक्शन देता है। तो ये कॉम्बिनेशन इसका क्या होगा, ये इकोनॉमी डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी ऑफ दिस सोसाइटी। ठीक है, ये हो गया आपका व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर। नेक्स्ट है आपका हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब हाउ टू प्रोड्यूस यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, हाउ टू प्रोड्यूस। आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, आप कहाँ मतलब किस चीज़ का इस्तेमाल करके आप प्रोड्यूस करोगे। तो यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस में दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो आप क्या करें, लेबरर्स को इस्तेमाल करें, मींस मैन फोर्स इस्तेमाल करें, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, है ना। या तो दूसरा ऑप्शन है आप मशीन लगा लें, बस मशीन्स इंस्टॉल कर लें और मशीन से प्रोडक्शन करें। तो यहाँ पर आपके पास में टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और आपके पास में दो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है। ठीक है, एक इकोनॉमी के पास में दो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है। पहला है इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक, and the second one is capital intensive
टेक्निक, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स व्हाट? लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स जहाँ पर लेबरर्स ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और कैपिटल मीन्स जो मशीनरीज़ हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, उसको कम इस्तेमाल किया जाता है। इट डजंट मीन कि आप सिर्फ और सिर्फ लेबर्स का यूज़ कर रहे हो, कैपिटल का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हो। लेबर इंटेंसिव मीन्स लेबर ज़्यादा, मशीनरी या कैपिटल कम, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव मीन्स मशीनरी ज़्यादा और लेबरर्स कम, इसका ऐसा प्रोपोर्शन होता है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स क्या है, यहाँ पर इसके हर दोनों में ही, मतलब आप दोनों को अगर देखोगे तो किसी के जैसे लेबर इंटेंसिव है, इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कैपिटल इंटेंसिव के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, है ना। जैसे कि लेबर इंटेंसिव को अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका कस्टमाइज्ड आप प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, लोगों को जिस हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए, हर एक के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए आप अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एक एक सामान को बनाने में। साथ ही साथ आप बहुत क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी आपकी कम प्रोड्यूस कर पाओगे, मींस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप एक दिन में या एक घंटे में आप कम प्रोड्यूस कर पाओगे इन कंपैरिजन टू कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। वही जगह में कैपिटल इंटेंसिव देखा जाए तो यहाँ पर लेबरर्स का एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, मींस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी आपका बढ़िया होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि मशीन बना रही है तो हर एक प्रोडक्ट आपकी आइडेंटिकल होगी, कलर सेम होगा, टेस्ट सेम होगा और हर एक कंज्यूमर को आप एक ही प्रोडक्ट दे सकोगे, तो इसमें डिफरेंसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हर इन दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस हैं और अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अब हमें यहाँ पर आंसर चाहिए हाउ टू प्रोड्यूस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस में ज़्यादा होता है, तो सिंपली इसका जो आंसर है, मींस हाउ टू प्रोड्यूस का जो आंसर है वो आप सिंपल प्रिंसिपल पे आप बेस करोगे, विच इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस इकोनॉमी सोचेगी कि किस में मेरा ज़्यादा खर्चा हो रहा है। अगर मैं लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रही हूँ तो मेरा ज़्यादा खर्च हो रहा है, या मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर रही हूँ तो मेरा ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो इसके बेसिस पे इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि वेदर टू चूज़ लेबर इंटेंसिव और टू चूज़ कैपिटल इंटेंसिव। ओके, तो 2 क्वेश्चन का हमने आंसर यहाँ पर दे दिया। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में, और आपका तीसरा क्वेश्चन है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए आपको प्रोड्यूस करना है, तो इसमें आपके कुछ एक इकोनॉमी में कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल होंगे, कैटेगरी ऑफ पीपल, सम कैटेगरी ऑफ पीपल मस्ट बी अवेलेबल, ठीक है, इन एन इकोनॉमी। तो कितने कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं आप वैसे अगर डिफ़ाइन करें तो रिच होते हैं, पुअर होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, बट जनरली हम सिंपल तरीके से इसको समझने के लिए हम पुअर और रिच में इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो अमीर हैं, कुछ लोग हैं जो गरीब हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इकोनॉमी क्या करती है कि इकोनॉमी ये सोचती है कि देखो पुअर जो है वो ऑब्वियसली हर सामान नहीं खरीद सकते, उनके पास में इतनी इकोनॉमिक पावर नहीं है कि वो हर सामान खरीद सके, ठीक है। तो इकोनॉमी को तो हर किसी के बारे में सोचना है। इकोनॉमी शुड थिंक अबाउट बोथ पुअर एंड रिच, उनके लिए तो सब बराबर है। तो इकोनॉमी यहाँ पर हर किसी को मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन देने के बारे में सोचेगी, ठीक है। मतलब इकोनॉमी यहाँ पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगी, जैसे कि रिच के लिए भी सामान को प्रोड्यूस करेगी और पुअर के लिए भी सामान को प्रोड्यूस करेगी, और इन सभी को मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो देने की कोशिश करेगी ही करेगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि पुअर जनरली जो है बल्क में, मतलब चीज़ें जो हैं एक साथ होलसेल में ये नहीं खरीद पाते। जैसे कि आप सपोज़ फॉर एग्जांपल ले लीजिए शैम्पू का डब्बा, ठीक है, एक शैम्पू है, शैम्पू का जो डब्बा होता है, मीन्स उसका जो बोतल होता है, तो वो जनरली पुअर जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि उसकी प्राइस होती है 200 या 300 या 400, ठीक है। तो पुअर पीपल व्हाट दे विल थिंक, दे विल ट्राई टू गेट अ सैशेज अवेलेबल होते हैं ना, उसकी पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स अवेलेबल होते हैं, तो वो चाहेंगे कि वो सैशे खरीदें इंस्टेड ऑफ दैट शैम्पू का बोतल, है ना। सो हियर
इकोनॉमी यूज टू थिंक इन अ वे दैट मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है हर किसी को मिले, ठीक है। तो जो इकोनॉमी है वो शैम्पू के सैशेज भी बनाती है, साथ ही साथ रिच पीपल के लिए वो बोतल भी मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें बोतल में शैम्पूज देती हैं, है ना। सो हियर द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज़ टेकन इनटू माइंड, और यहाँ पर जो ड्राइविंग प्रिंसिपल है इज़ योर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। मिनिमम ऑफ लेवल ऑफ कंजम्पशन हर किसी को मिले, ये इकोनॉमी ध्यान में रखकर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेगी। आई थिंक आपको सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, साथ ही साथ बाकी स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी आपको क्लियर होगा। सो दिस इज़